our new topic, and that is regarding the rule of law. Rule of law is the one of, I mean, we can say that this is the most important and significant principle when it comes to any state, especially during modern times when we talk about equal rights, when we talk about efficiency of law. इसको आप उर्दू में जो ट्रांसलेट करेंगे वो कहेंगे कानून की हुक्मरानी. We hear about this word a lot of times in our everyday life. So in this question we are going to talk about the brief history of rule of law. We will talk about rule of law in the context of British history. How is it now implemented in United States of America through its constitution, and how is it implemented in Pakistan? So let us start. The concept of rule of law is of old origin. Greek philosophers such as Plato and Aristotle discussed the concept of rule of law around 350 before Christ BC. This is one thing which is of the most important कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि आज का जो करंट यानी कि आज के दौर का जो स्टूडेंट है वो शायद यही समझता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक नई टर्म है. रूल ऑफ लॉ डिफरेंट सिचुएशंस में दुनिया में तकरीबन सारे जितनी स्टेट्स रही हैं दुनिया में या ट्राइब्स रहे हैं वहाँ पे किसी न किसी सूरत में ये इम्प्लीमेंट होता रहा है. हाँ, रूल ऑफ लॉ का जो डिज़ाइन है, रूल ऑफ लॉ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं. शायद कम्युनिस्ट स्टेट्स में या सोशलिस्ट स्टेट्स में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. इस तरह अगर हम अभी भी देखें तो चाइना में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, यूरोप में शायद और है, हमारे मुल्क में कुछ और है. तो ये एक मूट क्वेश्चन है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और क्या हैं. बहरहाल हम इसमें इसकी हिस्ट्री में हम ग्रीक्स को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो वेस्टर्न फिलॉसफी है लॉ की वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीक फिलॉसफी से, ग्रीक फिलॉसफी ऑफ लॉ से. प्लेटो ने कहा था कि वेयर द लॉ इज सब्जेक्ट टू सम अदर अथॉरिटी द कोलैप्स ऑफ द स्टेट इज इमिनेंट. वही बात कि कोई भी रियासत जो है वो अगर वो कानून के ताबे नहीं है और कानून जो है वो किसी और के ताबे है तो ऐसी रियासत नहीं रह सकती. अरिस्टोटल ने कहा था लॉ शुड गवर्न एंड दोज हु आर इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉज. अब यहाँ पे आपने वो बात करनी है कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी एंटिटी जो है वो कानून से बालातर नहीं होनी चाहिए, कानून को ही हुक्मरान होना चाहिए. और जो आपकी जो अशराफिया है, ये जो आपके जो हुकूमत करने वाले हैं वो कानून के ताबे रहने चाहिए. It is derived from the French phrase "le principe de l'égalité", which implies principle of legality. Le principe में principle of legality, ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसकी डायरेक्ट आप समझने के वो ट्रांसलेशन है. ये रूल ऑफ लॉ इज द स्पिरिट ऑफ एवरी लीगल सिस्टम इन मॉडर्न टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, हमने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख ली, एंशिएंट हिस्ट्री है. अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल अंडर द लॉ. कोई भी सज़ा जो है वो लॉ के मुताबिक, लॉ से हट के सज़ा ना आप दें, जो प्रोमुलगेटेड लॉ है उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए. किसी भी ऑफेंस की, किसी भी क्राइम की, गवर्नमेंट अंडर द लॉ, गवर्नमेंट शुड बी अंडर द लॉ, इट शुड नॉट बी अबव द लॉ. इंडिविजुअल्स राइट मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज्ड. जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए. ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉ, यानी वही बात कि लॉ के नीचे सारे हों. लॉ विच रूल्स द लैंड इज सुप्रीम एंड नॉट द आर्बिट्रेरी विल ऑफ द रूलर.
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज से अगर आप पास्ट पे जाएं तो वी यूज टू से वट एवर अ रूलर हैज सेड इट बिकम्स द लॉ. नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर. वट एवर ही इज सेइंग शुड नॉट बिकम द लॉ. या उसने जिसको देखा, जिससे खुश हुआ उसको इनाम दे दिया, जिससे खुश ना हुआ उसको सजा दे दी. ये इसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस. ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए. डिस्क्रेशनरी पावर्स जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए. आपके पास लीगल रूल्स हो, लीगल फ्रेमवर्क हो जिसके मुताबिक रूलर या कोई भी जो पावर में है वो काम करे. प्लेनली इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव लॉ. अब ये उसका क्रक्स, अगर आप पूरे इन सारी चीज़ों का क्रक्स आप देखें. एंड ऑल्सो दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक. ये नहीं कि जी को बहुत बड़ा आदमी है तो उसको आप अदालत में ला नहीं सकते. कि एक तो बात ये है कि कोई भी शख्स लॉ से ऊपर ना हो, और दूसरा हर शख्स जो है उसको नॉर्मल कोर्ट्स में आप प्रेजेंट कर सके ब्लैक लॉ के मुताबिक. ये चीज़ है ब्लैक लॉ का, आप याद रख लें, ये इंग्लिश पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं. ये हम इंग्लिश हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की. मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 एंड बिल ऑफ राइट्स 1689 इन ग्लोरियस रेवोल्यूशन. ग्लोरियस रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन जिसकी वजह से किंग से पावर्स जो थी वो पार्लियामेंट को वक्तन दी जाती रही. तो उसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्राफ्ट्स हैं आपके, एक मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स. तो जब भी आप इंग्लिश हिस्ट्री की रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये दोनों लाजमी आपके सामने आते हैं. सर एडवर्ड कोक फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड दिस एक्सप्रेशन. एडवर्ड कोक जो हैं उन्होंने इंग्लैंड के में ही was one of the great jurists. चीफ जस्टिस को वो जस्टिस भी थे. जस्टिस कोक ने ये बात कही थी, पहली दफ़ा रूल ऑफ लॉ का एक्सप्रेशन उन्होंने यूज़ किया था. इन्होंने कहा था कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ये वही डिस्क्रेशनरी पावर्स नहीं होनी चाहिए कि जो दिल में आए वो कर दो. ये बात ना हो. गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशनरी पावर ना हो, आर्बिट्रेरी पावर ज़्यादा ना हो. नो मैन इज पनिशेबल और कैन बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. कि आपने किसी भी शख्स को पनिश नहीं करना उसकी बॉडी पे, यानी कि आप उसको फांसी ना दें, आप उसको मारे ना, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ कोई लॉ की ब्रीच जो है वो साबित ना हो जाए. यानी बग़ैर साबित किए हुए आपने किसी को पनिश नहीं करना. आम अल्फाज में आप ये समझें, कोक ने ये कहा था. साबित कहाँ करना है? ऑर्डिनरी कोर्ट्स में. ऑर्डिनरी कोर्ट्स में साबित करेंगे तो उसके बाद आप बंदे को पनिश करें, वरना पनिश ना करें. ये है इस मेन बात जो कोक ने की थी. अच्छा, इसके बाद जो डाइसी है, डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो इस वक्त ज़्यादा मशहूर है. तो डाइसी के जो वर्ड्स है वो ये कहता है कि द एब्सोल्यूट सुपरमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड एक्सक्लूड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और इवन ऑफ वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. मीनिंग देयर बाय कि भाई सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए. दो बातें. सुपरमेसी ऑफ लॉ नंबर 1. नंबर 2, इन्फ्लुएंस, जो गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस है कि वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स की और उसके आर्बिट्रेरी पावर्स की, ये नहीं होनी चाहिए. बस दो बातें डाइसी की. सुपरमेसी ऑफ द लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सुपरमेसी ऑफ लॉ जो है वो डाइसी के मुताबिक क्या है? एवरी मैन शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ, lacking of arbitrariness और wide discretionary power, punishments according to the law. सिंपल वही बातें. आर्डी आल्टम पार्टम, नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये है आर्डी आल्टम पार्टम का मतलब कि आप सुने बगैर फैसला ना करें, आप यकतरफा सुन के फैसला ना करें. यानी दो पार्टीज हैं अगर तो दोनों को सुने, एक को सुन के आप फैसला ना जारी करें. The rule of law requires that the government should be subject to the law rather than the law subject to government. बहुत प्यारी बात है ये कि भाई गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी लॉ इम्प्लीमेंट हो, ना कि गवर्नमेंट लॉ से ऊपर हो. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात है इक्वलिटी बिफोर द लॉ.
No man is above law. Everyone is subject to law. Everyone should, which included governments as well, irrespective of their position or rank. अब देखना, अगर हम डाइसी की ये तीन मीनिंग्स है ना, एक तो कि भाई सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए और आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, एक ये बात है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया, और दूसरी बात है कि हर शख्स जो है वो इक्वल होना चाहिए लॉ की नज़र में, और उसको ऑर्डनरी कोर्ट्स में ही आप उनको आप करें, यानी कि अगर कोई जज भी है या कोई बहुत बड़ा अफसर भी है वो भी उसी कोर्ट में पेश हो जिस कोर्ट में एक आम शख्स पेश हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ इख्तलाफ है, क्योंकि डाइसी जो है उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था फ्रेंच सिस्टम को। ड्रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, ड्रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो कि एक ऑफ कोर्स इट्स अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट एक्चुअली, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, इटली में ये लॉ अप्लाई होता है, जहाँ पे उन्होंने जो ट्रिब्यूनल सेटअप किए हुए हैं कि जो हुकूमती अहलकार हैं उनके लिए उन्होंने अलहदा कोर्ट्स रखी हुई, अलहदा ट्रिब्यूनल्स रखे हुए हैं। डाइसी इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ था। वो कहता था कि जहाँ पे आम शख्स को आप ट्राई करें वहाँ पे इन बड़ों बड़ों को भी ट्राई करें, लेकिन उसने शायद उन सिस्टम्स को नहीं देखा, क्योंकि वो सिस्टम्स बड़ा फ्लुएंटली और बड़ा एफिशिएंटली काम करें, क्योंकि उन ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं वो जजेस बैठते हैं कि जो उन इख्तियारात पे या उन लॉज पे, उन रूल्स पे काफ़ी गिरफ्त रखते हैं बनिस्बत उन जजेस के जो कि आम कोर्ट से बैठते हैं। In almost all of the continental Europe, such situation persists where administrative tribunals are set up in order to try the government officer. अब इस चीज़ के डाइसी के खिलाफ था बेसिकली। The same phenomena was not properly understood by डाइसी। डाइसी ने शायद इस चीज़ को स्टडी प्रॉपरली नहीं किया, इसलिए उसने ख्वामखा फ्रेंच सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था अपने इस प्रिंसिपल के तहत। अब प्रीडोमिनेंस ऑफ, अब ये आप यानी कि वो आप उसके सेकंड रूल पे आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पहले रूल पे तो आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। वो तो हर सिस्टम कहता है कि सुपर लॉ जो है वो जो सुप्रीम होना चाहिए और आर्बिट्रेरीनेस और डिस्क्रेशनरी पावर्स कम से कम। Predominance of legal spirit. The general principle of the Constitution are the result of juridical decisions determining the rights of private person in particular cases brought before the court. देखें, हमने एक बात पढ़ी थी कॉमन लॉ में कि कॉमन लॉ जो इंग्लैंड का जो लॉ है वो बना ही प्रेसिडेंट्स पे है, जज मेड लॉ है। तो बेसिकली जो डाइसी है वो यही बात कर रहा है कि जो जज मेड लॉ है उसी ने इस कॉमन लॉ को बनाया, और ये जितने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं ये बेसिकली उनमें प्राइवेट पार्टीज़ के जो राइट्स हैं जिनको कोर्ट्स ने बाकायदा डिक्लेयर किया था। वन ऑफ द बेसिस ऑफ कॉमन लॉ इज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट्स। जजेस वर ऑलवेज गिवन सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड इन इंग्लैंड। अब देखिए ना, ये सारी बात इंग्लैंड की हो रही है। अब ये बात इंग्लैंड की हद तक तो आप मान सकते हैं कि जज मेड लॉ है, लेकिन ये बात कॉन्टिनेंटल यूरोप में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जो लॉ बनता है वो तो लेजिस्लेचर बनाती है। कॉमन लॉ तो चले आप कह सकते जज मेड लॉ है, लेकिन क्या सिविल लॉ, हमने पहले पढ़ी है ये बात हिस्ट्री ऑफ लॉ में भी कि सिविल लॉ जो है वो जज मेड लॉ नहीं है, वो लेजिस्लेचर्स ने बनाया है उस लॉ को। वहाँ पे लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर है। तो अब ये जो दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें उसने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ना हो, तो आप उसमें बात ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं नहीं कॉन्टिनेंटल यूरोप में वो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, शायद डाइसी ने उसको स्टडी नहीं किया। और यहाँ पे भी आप ये बात कर सकते हैं कि ये जो बात है ये टिपिकल सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है, ये कहीं और कॉन्टिनेंटल यूरोप में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी इस रूल ऑफ लॉ की कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में आ रहे हैं। ही कैन इशू पासपोर्ट, जिसको चाहे पासपोर्ट है, जिसको पासपोर्ट ना दे। किन के कैन गिव और सीज सिटीजनशिप है। फिर इम्यूनिटी टू फॉरेन रूलर और डिप्लोमेट्स, आपने जिस तरह इंटरनेशनल लॉ में आपने पढ़ा हो शायद कि डिप्लोमेट्स जो हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। पोस्टल सेंसरशिप एज लेटर्स कैन बी चेक्ड। क्राउन टू टर्मिनेट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम बीइंग सूड। पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, ये इस तरह के एक्ट्स भी जो आते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ सम राइट्स। जब आप देखें जब इमरजेंसी होती है तो भी आपने कुछ राइट्स जो है वो आप उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ की एक किस्म की एक्सेप्शन है और ये लीगल भी है। अब रूल ऑफ लॉ अंडर यूएस लीगल सिस्टम, ये जो हमने सारा डाइसी का पढ़ा है, कोक का पढ़ा है, ये सारा अपने ब्रिटिश सिस्टम के तहत पढ़ा है। अब यूएस पे क्या है
देखिए यूएस का जो लॉ है बेसिकली देखा जाए तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले तो वही थे ना जिन्होंने जो कॉमन लॉ से इम्प्रेस थे। इन दी एंड ये ब्रिटिश कॉलोनी तो रहा ना यूएस, तो इसलिए कुछ इंग्रीडियंट्स इसमें वहाँ के थे, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंग्लैंड से दैट इज टोटली डिफरेंट। वाई? बिकॉज दे हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट unlike British system, which is parliamentary form of government for sure. Fundamentals of rule of law system, US system, that all laws should be publicly promulgated. Publicly सबको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ है। एक तो यूएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट शुड बी इक्वली इन्फोर्स्ड, कोई ऊपर नीचे वाली बात ना हो, किसी रंग पे, नस्ल पे, जिन्स पे ये ना हो। Independently adjudicated, the courts should be independent to adjudicate such rules and consistent with the international human rights principles. कोई भी लॉ जो है वो ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स से निगेट ना करता हो। ऑफ कोर्स द कोर्ट्स प्ले एन इंटीग्रल रोल, और हमने अमेरिकन रियलिज्म में ये बात पहले से पढ़ ली हुई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशिंग नहीं होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए 3 सेपरेट ब्रांचेस so that each branch would be independent and balanced among the others. मॉन्टेस्को की थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, चूँकि वहाँ पे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर जो है कांग्रेस है, और जुडिशरी जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरी फेडरल कोर्ट्स है या सर्किट जो भी कोर्ट्स नीचे सारी कोर्ट्स है स्टेट्स की, ये सारे अपने अपने डोमेन में काम करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा चेक्स एंड बैलेंस रहता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ का सिस्टम जो बड़ा एफिशिएंटली गवर्न हो रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वही है रूल ऑफ लॉ की एक किस्म है। वही बात है कि थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ आप बंदों को एजुडिकेट करें, उनको सजा दें जब तक कि साबित ना हो जाए। The statutes enacted and enforced by the government of every state should invariably conform to the constitution. अब याद रख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट का अपने अपने लॉज वो बनाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लॉ जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ कोई लॉ ना जाए। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन एनी लॉ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर हासिल है कि वो कोई भी ऐसा लॉ जिसको जो समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ, अच्छा अब ये पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आर्टिकल 4 है जी, जो बिल्कुल ये कहता है कि वो ये गारंटी देता है हर इंडिविजुअल को कि एक तो उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी, उनका ये राइट है, हर सिटीजन का ये राइट है जो उसे किसी सूरत में नहीं छीना जा सकता, किसी सूरत में छीना नहीं जा सकता, कि वो ये है कि उसको हमेशा कानून के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा इन एवरी केस। स्पेशली कोई भी एक्शन जो एक इंसान की लाइफ, उसकी आज़ादी, बॉडी, उसकी रेपुटेशन और उसकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ बग़ैर कानून की अमलदारी के आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर कानून आपके पास ऐसा मौजूद है, देखें ना कई दफ़ा आप कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदे के साथ जी उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर रही है, गवर्नमेंट कब्ज़ा कर रही है, नहीं कर सकती। हाँ, जब तक के कोई प्रॉपरली उसके बारे में नोटिफिकेशंस ना आए हों, एक्विजिशन का बकायदा जो एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है उसका ना किया जाए, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और हिंडर्ड in doing that which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do। ये बहुत सिंपल बात यहाँ पे ये की जा रही है। किसी भी शख्स को आप जो लॉ उससे रिक्वायर नहीं करता, यानी कि आप किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि तुम फलां प्रोफेशन ना अडॉप्ट करो, हालांकि बाय लॉ फ़र्ज़ के वो कहते हैं मैं डॉक्टर बना, तो आप कहें जी तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, कि तुम इस जगह पे मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते, आप नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि अगर उसको लॉ इजाज़त देता तो वो करे। इस तरह अगर उसको लॉ कोई काम करने की इजाज़त नहीं देता, मतलब लॉ आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मारें, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आपको फोर्स करता है कि आप जाके किसी दूसरे शख्स को इंजरी पहुंचाए, ये भी अगेंस्ट है, ये भी अगेंस्ट दी रूल ऑफ लॉ है। फिर प्रीएम्बल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनशिएटेड बाय इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व। देखिए ना, इस्लाम भी तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये कि इस्लामिक जो लॉ के मुताबिक ये मामलात होने चाहिए।
आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. Protection of women and children के लिए कोई भी स्पेशली लॉ बन सकता है, यानी वहाँ पे आप इनको स्पेशली ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करना है. तो ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये चंद 2-3 आर्टिकल, आर्टिकल 4, आर्टिकल 25 और प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए. अगर आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल्स देनी हो तो फिर आपको ये पता होना चाहिए. आगे ये केस लाज है मुमताज़ अली भुट्टो का वर्सेस डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर 1 कराची एंड 2 अदर्स PLD 1979 कराची 307. ये आप इसको मज़ीद आप इसके अलावा भी खैर इस तरह के बहुत से लॉज हैं जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 4 से रिलेटेड हैं, जो कि आप इनको आप खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं. कंक्लूडिंग रिमार्क्स में याद रख लें कि रूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली वो ये इम्प्लाई करता है कि गवर्नमेंट के जितने फंक्शंस हैं एक फ्री सोसाइटी में, वो एक इंसान की डिग्निटी को अपहेल्ड करने चाहिए. आपकी रियासत को का हर फंक्शन इंसान की जो डिग्निटी है उसको बढ़ाए, ना कि उसको घटाए. एक बात, प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बेनिफिशियल सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड कंडीशन, पर्सनल इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ ऑल बीन टेकन एज इंडिकेटेड एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ. आप कैसे कहेंगे किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? आप इसी सूरत में कहेंगे वहाँ पे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हों, वहाँ पे इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस आपको आज़ादी देती हो कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ कर सकें, वहाँ पे फ्री स्पीच हो, है ना. ये चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है. और आखिरी बात ये है कि एक है चीज़ जिसको हम कहते हैं फॉर्मल और एक है चीज़ जिसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव. फॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वो चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक हैं आपकी रूल ऑफ लॉ के लिए, कि आपकी बॉडी, आपकी लिबर्टी, आपका काम, ये जो है आपको आज़ादी होनी चाहिए. सब्सटेंटिव का मतलब ये है कि शायद इससे आगे बढ़ के भी कुछ ममालिक में, जिसे हम नहीं कहते कि शायद यूरोप में कानून की हुक्मरानी थोड़ी सी ज़्यादा है, समझा ये जाता है वहाँ पे ज़्यादा, अब ये नहीं पता कि वहाँ पे है या नहीं है. ये एक अलग इशू है. अब किसी एक मुल्क में शायद इंडिपेंडेंस लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा दी गई हो इंसान को बनिस्बत दूसरे किसी कंट्री के. मिसाल के तौर पे कुछ कंट्रीज़ में ऐसे कि वहाँ पे आप किसी मखसूस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते. जिस तरह कुछ ममालिक में आप ज्यूज़ का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जिस तरह से उनको मारा गया, अगर आप उसको डिनाई करते हैं तो आपको जेल हो सकती है. इसी तरह कहीं पे शायद कुछ मामला इतने सेंसिटिव हैं कि आपने उस सेंसिटिविटी पर अगर आप बात करें तो आपको जेल हो सकती है. जबकि दूसरे ममालिक में इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई ये रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है. तो ये रूल ऑफ लॉ की जो टर्म है ये फिर रिलेटिव हो जाती है जब कंट्री टू कंट्री डिपेंड करे. तो यही सब्सटेंटिव मीनिंग्स हैं इसके. सो आई होप दिस होल डिस्कशन वाज फ्रूटफुल. और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के वक्त का टॉपिक है. तो मज़ीद अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहें तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.